हेलो एवरीवन। सॉलिड स्टेट कर रहे थे अपन। सॉलिड स्टेट में कल इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ था। सॉलिड होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, अपन बात करें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। फिर क्रिस्टलाइन को अपन ने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड में। उसके बाद में स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, और क्रिस्टल लैटिस के टाइप पढ़ लिए थे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। यहां तक बात हो गई थी। स्टार्ट किया था सॉलिड, क्लासिफाई था किया था क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। वहां से क्रिस्टलाइन को पकड़ के आगे चले और क्रिस्टलाइन में भी वापस जब एनालिसिस किया क्रिस्टल लैटिस का तो क्यूबिक सिस्टम आ गया। तो अब क्यूबिक सिस्टम को लेके आगे तक चलना अपन को, ठीक है। यहां एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम आज जो पढ़ाने वाला हूं, यहां से मान के चलना 100% ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। चलो, आज हेडिंग ये अपनी एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। चलो, क्यूबिक सिस्टम को एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट, क्यूब बोलते किसको है? क्यूब बोलते किसको है? क्यूब के अंदर जो है वो a बराबर b बराबर c होगा और उसे अपन a कंसीडर करेंगे, ठीक है, एज लेंथ को। एल्फा, बीटा और गामा भी बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा? 90 के। फर्स्ट ऑफ थिंग, ठीक है। सेकेंड नंबर, क्यूबिक सिस्टम के अंदर यूनिट सेल जो होती है क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, वो एक तो होती है प्रिमिटिव या फिर सिंपल, प्रिमिटिव ऑब्लिक सिंपल। एक होती है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे अपन बोलेंगे बीसीसी यूनिट सेल। और एक होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 3 ही थी, 3 2 का 4, तो ये हो जाएगा एफसीसी यूनिट सेल। आ गई बात समझ में? थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट देखिए एनालिसिस का। अगर क्यूबिक सिस्टम है तो इसमें जो कॉर्नर होते हैं जिसे अपन वर्टेक्स भी बोलते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। एज जो होती है इसके अंदर वो 12 होती है और फेस जो होते हैं वो होते हैं 6 फेस। आप देखो क्यूबिक सिस्टम जब भी सोचे ना, आप क्यूबिक सिस्टम जब भी सोचे तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में सोचना है, एक रूम के बारे में सोचना है। फेस जो होता है ये दीवार होती है, पीछे वाली दीवार, तो उसके सामने वाली दीवार, राइट वाली दीवार, लेफ्ट वाली दीवार, टॉप वाली दीवार, बॉटम वाली दीवार, 6 फेस हो गई। कॉर्नर 8 कॉर्नर हो गए क्यूबिक के अंदर, आप देख लो, ठीक है, अभी बना के बता देंगे। 12 एज होती है। कितनी एज होती है? 12 एज होगी, ठीक है बात। चलो नेक्स्ट बात करें, कॉर्नर 8 हो गए, एज 12 हो गई, फेस 6 हो गए। एक अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, कॉर्नर को V लिखा है, वर्टेक्स V प्लस F, V प्लस F कितना हो गया? 14, तो उसमें लिखा हुआ E प्लस 2 होना चाहिए, तो E एज कितने हो गए? 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट नंबर पॉइंट की बात करें, ये क्यूबिक सिस्टम है आपका। छोटा सा क्यूब बना लेते, अब बार बार जरूरत पड़ेगी अपन को। ये फेस है, ये फेस है, तो ये डायगोनल होगा, वो फेस डायगोनल होगा। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की अगर मैं बात करूं, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल तो कितनी होगी लेंथ? ये वाली एज लेंथ ए है, ये वाली ए है ना, तो आप लगाए, क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ फेस डायगोनल जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? √2a आ जाएगी। सिमिलर वे में लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, पहले तो बॉडी डायगोनल होते कितने वो देखो, तो यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल जो होता है वो अपोजिट कॉर्नर से पास होने वाला सेंटर है। अपोजिट कॉर्नर से, अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। 4 होते हैं, ये बॉडी के सेंटर से होके जाता है। ये कहां से होके जाएगा? बॉडी के सेंटर से होके जाएगा। कहां से होके जाएगा? बॉडी के सेंटर से होके।
तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल रूट 2 है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल चाहिए, तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। ये फेस डायगोनल हो गया रूट 2a का, ये ए की हो गई, ये हो गया बॉडी डायगोनल अपना। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, कितनी हो जाएगी, रूट 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, इसका मतलब रूट 3a हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल रूट 2a हो जाएगा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल रूट 3a हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब अपन मैं बात करूं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, अगर अपन बात करें कि मैंने इन पॉइंट्स को नंबर दिए, कॉर्नर को जो है वो नंबर दे रहा हूं, देखो 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं ये चेक कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट में, 5th नंबर पॉइंट में, डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 1 जो है ना, इससे डिफरेंट पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, उसके लिए अपन को बात करनी है, उसके लिए अपन को बात करनी है। ठीक है, तो देखो क्या क्या आएगी, डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। तो 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है, a, 2 की, 3 की भी डिस्टेंस कितनी है a, और 5 की भी डिस्टेंस कितनी है a, 4 की डिस्टेंस कितनी होगी फेस डायगोनल रूट 2a, 4 नंबर पॉइंट की, 7 नंबर पॉइंट की भी और 6 नंबर की भी, और बॉडी डायगोनल पे कौन है 8 नंबर, तो रूट 3a हो जाएगा कहां पे, पॉइंट नंबर 8। ये आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट नंबर 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है a, पॉइंट नंबर 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी है a, पॉइंट नंबर 1 से 5 की डिस्टेंस कितनी है a, 1 से 7 की रूट 2a, 1 से 4 की रूट 2a, 1 से 6 की रूट 2a, 1 से 8 की रूट 3a, बस ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट देखें, सिक्स नंबर पॉइंट की बात करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पॉइंट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है भैया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट डिस्टेंस, एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, एट पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी पॉइंट से जो है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसके बारे में बात करनी है। एट ए डिस्टेंस ए, एट ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल होंगे आपको ये बताना है। तो सुनना बात को, ए डिस्टेंस पे यहां पे देखे एक पार्टिकल ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, अभी दिख तो 3 रहे, लेकिन देखो ये एक क्यूब थोड़ी ना होगा, और क्यूब है अभी, तो एक पार्टिकल इधर भी होगा, ये देखो ये डिस्टेंस पे, ये पार्टिकल आगे आया हुआ तो एक इधर होगा, एक बॉटम में आया हुआ तो एक टॉप में होगा। कितने पार्टिकल दिख रहे, 6, कितने पार्टिकल दिखाई देंगे, 6। तो एट ए डिस्टेंस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो कितने होंगे, 6, चाहे ए हो चाहे a/2 हो, ए हो या a/2 हो, a/a/2 पे। सिमिलर वे में एट रूट 2a ऑब्लिक रूट 2a डिवाइड बाई 2, डिस्टेंस पे जो होगा डिवाइड बाई 2 करने पे सेम रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल 12 होते हैं, इसको याद रखना है एज ए रिजल्ट फॉर्मेट में। और एट रूट 3a या फिर रूट 3a/2 डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होंगे वो होंगे कितने, 8, 6, 12 और 8, रख लोगे याद इसको। एट ए डिस्टेंस 6, एट रूट 2a या रूट 2a/2 डिस्टेंस पे 12, और एट रूट 3a/2 डिस्टेंस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में सिंपल सिंपल से मैंने पॉइंट लिए सबसे पहले, ये सिंपल सा एनालिसिस है क्यूबिक सिस्टम का, आगे अभी और करते जाएंगे अपन, ये नॉर्मल सा एनालिसिस है। ठीक है, चलो आगे बोलो, चले ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की।
एलिमेंट्री ऑफ सीमेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में ही बात करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स है सिमेट्री के, उसके बारे में बात करते हैं। सिमेट्री का एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो क्यूबिक सिस्टम को जो है वो सिमेट्रिकली डिवाइड करे, सिमेट्रिकली डिवाइड करे, वो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर अपन बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ए पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस ऑफ ऑल कॉर्नर्स आर आइडेंटिकल, ए पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस ऑफ ऑल कॉर्नर्स आर आइडेंटिकल, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यूबिक सिस्टम में एक ही ऐसा पॉइंट होता है जिससे सारे कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। देखो समझो, समझना बात को। तो इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, ए पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस ऑफ ऑल कॉर्नर्स आर आइडेंटिकल is known as center of symmetry। जैसे अगर एक ये क्यूबिक सिस्टम बनाया मैंने, कोई भी एक ऐसा पॉइंट लो जिससे सारे कॉर्नर की डिस्टेंस सेम आ जाए। ये मैंने बॉडी सेंटर लिया, ये क्या है? बॉडी सेंटर है। इस बॉडी सेंटर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी डिस्टेंस √3a होती तो √3a/2, इसकी भी √3a/2, सारे कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √3a/2। तो बॉडी सेंटर जो होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। बॉडी सेंटर जो होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, कितने सिमेट्री के सेंटर है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्यूबिक सिस्टम में तो एक ही होता है। क्यूबिक सिस्टम में तो एक ही होता है और वो कौन है? बॉडी सेंटर है। ठीक है। सेकंड नंबर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन है द प्लेन विच बाइसेक्ट क्यूबिक सिस्टम, एक ऐसा प्लेन जो क्यूबिक सिस्टम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, जो बाइसेक्ट कर दे, दो इक्वल पार्ट में क्या कर दे? डिवाइड कर दे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। देखो क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो टाइप के प्लेन होते हैं सिमेट्री के। एक तो होता है रेक्टेंगल प्लेन, और एक होता है डायगोनल प्लेन। ठीक है, रेक्टेंगल और डायगोनल प्लेन। रेक्टेंगल प्लेन कैसे? या आपने क्यूबिक सिस्टम बनाया, ये देखो, ये रेक्टेंगल प्लेन देखना है ना, ये रेक्टेंगल प्लेन है। जो क्यूबिक को दो इक्वल पार्ट में, एक लेफ्ट में और एक राइट में बाइसेक्ट कर रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। समझना, ये अगर क्यूबिक सिस्टम कंसीडर किया जाए तो रेक्टेंगल प्लेन क्या होगा? एक तो ये, एक पार्ट इधर हो जाएगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा, एक पार्ट आगे, एक पार्ट पीछे, एक ऐसे, एक पार्ट ऊपर, एक पार्ट नीचे। कितने रेक्टेंगल प्लेन होंगे? 3। कितने रेक्टेंगल प्लेन होंगे? 3। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल प्लेन की बात करें तो 3 होंगे। अच्छा, डायगोनल प्लेन कौन सा होता है? मैंने कहा डायगोनल प्लेन देखो ऐसा होता है। डायगोनल प्लेन जो है वो ऐसा होता है,
ये क्यूबिक सिस्टम हो गया, ये डायगोनल प्लेन ये वाला है, ये वाला, ये डायगोनल प्लेन होगा। कौन सा वाला, सुनना बात को, ये आप ये डायगोनली जो अपोजिट एज आ रही है ना, अपोजिट एज जो आ रही है डायगोनली, उससे जो पास होता है प्लेन, उससे जो प्लेन पास होगा वही क्या होगा, डायगोनली प्लेन होगा। अच्छा, अपोजिट एज होनी चाहिए, तो टोटल एज कितनी होती है 12, टोटल एज 12 होती है, तो अपोजिट के कितने पैर बनेंगे 6, तो कितने डायगोनल प्लेन होंगे, 6 डायगोनल प्लेन होंगे। कितने डायगोनल प्लेन होंगे 6, तो 3 + 6 कितने प्लेन हो गए 9, कितने प्लेन हो गए 9। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी 9। आई बात समझ में, बोलो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्यूबिक सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, समझना बात को, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है, एक लाइन होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक लाइन होती है जिसके करस्पॉन्डिंग, देखो एक बात बता देता हूं, ये जो है ना वो वैसे कहीं पे यूज होने वाला नहीं है, मैं ओनली फॉर इसको न्यूमेरिकल में यूज ले सकता हूं कि C2 हो या C3 हो या एक डायगोनल प्लेन के करस्पॉन्डिंग जो है वो एटम हटा दिया जाए, तो आपको बस आइडिया होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। और पूछ ले कभी नंबर ऑफ, तो आपको ध्यान होना चाहिए, सुनो बात को आराम से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके करस्पॉन्डिंग अगर क्यूबिक सिस्टम को रोटेट करवाया जाए, एक ऐसी लाइन है जिसके करस्पॉन्डिंग क्यूबिक सिस्टम को अगर रोटेट करवाया जाए तो कितनी बार क्यूबिक सिस्टम एक जैसा दिखाई देता है, कितनी बार क्यूबिक सिस्टम एक जैसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2 बार दिखाई देगा तो 2 फोल्ड है, 3 बार दिखाई देता है तो 3 फोल्ड है, 4 बार दिखाई देता है तो 4 फोल्ड है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे 3 टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। सबसे पहले 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन पर, एक कंप्लीट रोटेशन पर, इसका मतलब क्या, एक कंप्लीट रोटेशन पर 2 बार क्यूबिक सिस्टम एक जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब 360 डिग्री रोटेशन पे 2 बार दिखाई दे रहा है, तो एंगल ऑफ रोटेशन जो होना चाहिए सिमेट्री का वो 180 होना चाहिए। बोलिए एंगल ऑफ रोटेशन कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या, याद रखना है आपको, इस पॉइंट को याद रखना। मैंने बोला कुछ पॉइंट याद रखने वाले होंगे, तो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पॉइंट कौन सा है, एक्सिस पासिंग थ्रू अपोजिट एज सेंटर, इसको C2 बोलते हैं, 2 फोल्ड को बोलते हैं C2, जो अपोजिट एज सेंटर से पास होती है, ठीक है। अपोजिट एज सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन होती है। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ C2 की बात करूं, नंबर ऑफ 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो अपोजिट एज सेंटर कितने पैर के बनेंगे 6, तो ये लो 6 हो जाएगा। अभी डायग्राम में भी बता दूंगा मैं। बी पार्ट 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3, तो ये जो होती है, ये जो है वो एक लाइन है, एक्सिस है, पासिंग थ्रू बॉडी डायगोनल। कहां से पास होती है, बॉडी डायगोनल से पास होती है, एक्सिस पासिंग थ्रू बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल कितने होते हैं 4, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं 4, तो अगर नंबर ऑफ C3 की बात होगी तो होंगे 4, ठीक है बात। 3rd नंबर पॉइंट, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री C4, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है C4। ये क्या होती है, ये एक लाइन है, एक्सिस है, जो कहां से पासिंग होती है, एक्सिस पासिंग थ्रू अपोजिट फेस सेंटर,
अब भैया 6 फेस सेंटर होते हैं, तो 6 फेस सेंटर से 3 पेयर बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ C4 जो आएगा वो आ जाएगा 3। नंबर ऑफ C4 जो आएगा वो कितना हो जाएगा 3। तो अब मैं बोलूं टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो कितनी हो जाएगी 6 + 4 + 3 इज इक्वल टू 13। 6 + 4 + 3 इज इक्वल टू 13। टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात की जाए, इसका भी डायग्राम बना रहा हूं मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम, इन क्यूबिक सिस्टम, तो एक तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लस 9 हो गए प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लस 13 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 23। टोटल कितने हो जाएंगे 23। ये आपका अगर क्यूबिक सिस्टम है, ये अगर आपका क्यूबिक सिस्टम है, तो एक सेकेंड, ये जो रहेगा 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, अपोजिट एज सेंटर C2। C3 जो होगा वो बॉडी डायगोनल से होना चाहिए, और C4 जो होगा, C4 जो होगा वो किससे होना चाहिए अपोजिट फेस सेंटर से। ये होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ये सिंपल सा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हो गए क्यूबिक सिस्टम के। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस। अब आप बोलोगे सर पढ़ाया तो क्यूबिक सिस्टम, ये क्यों पूछ रहे हो, बताओ क्या आएगा नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताइए आंसर बताइए। 0। क्या आंसर आएगा 0। क्यों आया, सुनना बात को। ट्राइक्लिनिक सिस्टम है ना, तो एबीसी बराबर है ना अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 0 होंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं पूरे अपने पास क्रिस्टल लैटिस है, उसमें अगर मोस्ट सिमेट्रिकल बोलूं, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम जो है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस, तो वो तो है क्यूबिक सिस्टम। वो कौन सा है क्यूबिक सिस्टम है। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल की बात करूं, अनसिमेट्रिकल की, क्रिस्टल लैटिस की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। कौन सा हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। आगे बात समझ में, ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। चले आगे बोलो। चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन कितना होगा एटम्स का, कौन से एटम का, जो कहीं पे पड़ा है, जो कहीं पे एटम पड़ा है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसकी बात अपन करते हैं। सुनना बात को आराम से। मैं पहले एक क्यूबिक सिस्टम बना लेता हूं।
ये है, ये क्यूबिक सिस्टम है आपके लिए। 3 रेक्टेंगल प्लेन होते हैं, 3 रेक्टेंगल प्लेन बनाता हूं, देखो ये 3 रेक्टेंगल प्लेन बना दिए। ठीक है, ये तीसरा रेक्टेंगल प्लेन, इनको आपस में से ज्वाइन कर लो। ये 3 रेक्टेंगल प्लेन हो गए। अब सुनना बात, क्यूब बनता कैसे? क्यूब बनता है एक स्क्वायर के जस्ट पीछे एक स्क्वायर। जब भी आपको कभी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, एनालिसिस करना है, तो एक क्यूब लेके बात नहीं करे। क्यूब कितने लोगे? 8। कितने क्यूब लोगे? 8 क्यूब लेके ही हमेशा बात करनी है। जैसे देखो मैं बात कर रहा हूं, 8 क्यूब लेके ही बात की जाएगी, कभी एक क्यूब लेके बात नहीं की जाएगी। देखो क्यूब बनाना है तो एक स्क्वायर चाहिए, ये लो एक स्क्वायर, ये जो मैं ब्लू पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं इस टाइप से, ये एक स्क्वायर हो गया। देखो और इसके पीछे एक स्क्वायर और ले लो, ये लो, ये लो। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो, ये लो ज्वाइन करवा लिया। ये इस टाइप से, ये इस टाइप से बन गया एक क्यूब। बोलिए, ये एक क्यूब बन गया। सिमिलर वे में ये वाला स्क्वायर लो और इसके जस्ट पीछे ये वाला स्क्वायर, दो दो इधर बनेंगे 4, 2 ऊपर बनेंगे 6, 2 इसके ऊपर बनेंगे, कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? तो क्यूब हमेशा 8 लेने हैं, कभी अकेला क्यूब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टोटल 8 क्यूब लेके सोचना है। मैंने सोचा ये पार्टिकल यहां पे था, मैंने एक पार्टिकल यहां पे रखा, ये देखो इस टाइप से। अभी सुनना, जब इस बड़े वाले क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड किया मैंने, तो ये पार्टिकल छोटे वाले क्यूब के कहां पे आ रहा है? कॉर्नर पे। तो ये इस वाले छोटे वाले क्यूब के कॉर्नर पे आएगा, तो पीछे वाले के भी कॉर्नर पे आएगा, इधर वाले दोनों के भी आएगा, इधर वाले ऊपर वाले दोनों के भी आएगा, इस साइड वाले ऊपर के भी दोनों पे आएगा। इसका मतलब ये एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर कॉर्नर पे है तो। कॉर्नर पे है तो 8 यूनिट सेल पे क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो 1 एटम इज इक्वल टू 8 यूनिट सेल इन कॉर्नर। तो अगर 1 यूनिट सेल में बात करूंगा तो 1/8 आ जाएगा। तो सिंपल सा ऐसा बोलूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इज इक्वल टू 1/8। अब मैंने क्या किया, ये दो छोटे वाले क्यूब को ज्वाइन कर दिया। तो अब ये क्यूब को जैसे ही ज्वाइन किया तो ये ऐसे हो गई लाइन। तो ये एक भुजा थी, एज थी, तो एज का मिड पॉइंट आ गया, इसका मतलब एज सेंटर आ गया। बोलो आया एज सेंटर या नहीं आया? तो अगर एज सेंटर होगा तो सुनना बात को, ये इस वाले एज में भी है, इसके पास वाले क्यूब के भी, ऊपर वाले के भी, ऊपर वाले 4 ही तो क्यूब बचे। अब 2 क्यूब को 1 क्यूब बना दिया तो 8 क्यूब बराबर 4 हो गए। तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4। अगर मैं इस पूरे को 1 क्यूब ले लेता हूं, इधर भी 1 क्यूब हो गया, 2 क्यूब हो गए, तो ये फेस सेंटर होगा। 2 क्यूब में जा रहा है फेस सेंटर, तो 1 क्यूब में फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। और अगर मैं पूरा एक ही क्यूब मानूं तो ये बॉडी सेंटर पे जाएगा और ये एक ही यूनिट सेल में आएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम 1/8, एज सेंटर का 1/4, फेस सेंटर का 1/2 और बॉडी सेंटर का 1 होगा। बात आई समझ में या नहीं आई? बोलिए, बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आई? चलो आगे चले, चलो अब अपन बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की।
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। मेरे पास 3 यूनिट सेल है, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का। Z इफेक्टिव लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो ये लो, प्लस नंबर ऑफ फेस सेंटर डिवाइड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ बॉडी सेंटर डिवाइड बाई 1 और नंबर ऑफ एज सेंटर डिवाइड बाई 4। ये हो जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला, ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसके बेसिस पे मेरे को मालूम है 3 टाइप की यूनिट सेल है, 3 टाइप की यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कल अपन ने बात की थी सिंपल क्यूबिक में, मतलब सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो है वो एटम्स जो होते हैं ओनली 4 कहां पे होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर पे होते हैं तो Z इफेक्टिव जो होगा वो कितना हो जाएगा इसका? कॉर्नर 8 होते हैं डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1, ये Z इफेक्टिव आ गया। सेकेंड नंबर बात करें बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो कॉर्नर के अलावा कहां पे होंगे? बॉडी के सेंटर पे होंगे। अगर बॉडी के सेंटर पे होंगे तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/8 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2। थर्ड नंबर अगर मैं बात करूं FCC यूनिट सेल की, FCC यूनिट सेल की, तो अगर इसका Z इफेक्टिव चाहिए तो कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी होगा। फेस सेंटर होते 6, तो ये देख लो 4, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड R। A एंड R, रिलेशन बिटवीन A एंड R। हाँ, A और R में रिलेशन देखो, पहले ये डिफाइन कर लेते, A है क्या? A इज द एज लेंथ, है ना, एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ एटम जिससे क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। सुनना बात को, अगर कोई भी 2 एटम टच करते हैं तो टच तो तभी करेगा जब उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो। तो अगर कोई 2 एटम टच करते हैं इस टाइप से, तो अगर टच करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो R और R कितनी होनी चाहिए? 2R होनी चाहिए। तो मेरा एक फिक्स रहेगा क्वेश्चन का ट्रेंड, मैं क्या करूंगा, जैसे ही बोलूंगा ना 2 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है, 2 एटम टच कर रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2R। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टचिंग एटम की बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन टचिंग एटम, तो वो किसके बराबर होनी चाहिए? 2R के। बस ये आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस बिटवीन टचिंग एटम जो होगी वो किसके बराबर होगी? 2R के बराबर होगी। अब सुनना बात को, टच एटम वही करेंगे जिनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो, है ना। अगर जैसे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई 2 एटम है तो वो टच कर सकते हैं एज कंपेयर टू 2 सेंटीमीटर वाले के। बात आ रही समझ में? तो आपको ये चेक करना है कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, उसको 2R के बराबर कर दो, वही तो एटम टच करेंगे अगर टच हुए तब। तो देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, वैसे ये डायग्राम अपन पहले बना चुके हैं। ये सिंपल क्यूबिक का डायग्राम बना रहा हूं। सिंपल क्यूबिक में जो डिस्टेंस होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, वो अपने लिखा रखी है कि अगर अपन सबसे पहले बात करें इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो अपन को मालूम है कि इसके अंदर डिस्टेंस आती है कौन कौन सी? A, √2a और √3a। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है? मिनिमम डिस्टेंस खुद कौन सी है? मिनिमम डिस्टेंस है कौन सी वाली? A वाली। मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है? A है। तो अगर एटम टच करेगा तो A पे ही टच कर जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 2R। ये लो, सिंपल सी बात हो गई, A बराबर 2R। सिमिलर वे में BCC यूनिट सेल में, BCC यूनिट सेल होगी तो कौन कौन सी लेंथ आएगी? देखो
ए होगी, √2a होगी और एक √3a तो होगी। एक पॉइंट यहां पे आएगा तो डिस्टेंस हो जाएगी √3a/2 भी हो जाएगी। तो अब सबसे कम डिस्टेंस कौन सी होगी? √3a/2। तो √3a/2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2r के। ये लो, ठीक है। थर्ड नंबर, एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल, अगर एफसीसी यूनिट सेल होगी तो डिस्टेंस कौन कौन सी होगी? ए होगा, √2a होगा, √3a, ये तो डिस्टेंस फिक्स है। अब पार्टिकल एक यहां पे होगा तो एक हो जाएगी √2a/2। तो सबसे कम डिस्टेंस हो गई √2a/2। तो √2a/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। ये लो, इस बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा था 2020 वाले में, यही से क्वेश्चन था नीट 2020 में, कि एक एटम की जो रेडियस एज लेंथ जो दे रखी थी वो 288 पिकोमीटर दे रखी थी। तो बोला आर कितना होगा? तो आर सिंपल सा हो जाएगा √3/4a, और ए की वैल्यू पुट करनी थी, ना तो उसको सॉल्व करना था ना कुछ बात थी। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब अपन बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, हो गया रिलेशन बिटवीन ए एंड आर हो गया। अब अपन बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखें पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, क्या मतलब है पैकिंग फ्रैक्शन का? कि जो एटम होते हैं वो सारी स्पेस को तो ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, क्योंकि एटम के बीच में डिस्टेंस रह जाएगी। जैसे दो एटम टच करेंगे, तीसरा एटम टच करेगा तो उसके बीच में डिस्टेंस तो रहेगी ही रहेगी। सारे एटम एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में जो है जितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल का एटम, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। द स्पेस या द फ्रैक्शन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम, space occupied by atom in unit cell is known as packing fraction, is known as packing fraction। ठीक है, पहला पॉइंट। फॉर्मूला क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन का? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू volume occupied by atoms, volume occupied by atom divide by volume of the unit cell। सही बात, ठीक है। एटम का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अब एटम कितने होते हैं? Z इफेक्टिव के बराबर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा? A³। परसेंटेज में चाहिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपन केस फर्स्ट लेते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा अपने लिए वो ये बन जाएगा, जेड इफेक्टिव 1 होता है 4/3πr³। ए बराबर 2r होता तो 8r³ हो जाएगा। r³ से r³ कैंसिल हो गया, π/6 हो जाएगा। परसेंटेज के अंदर चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज, तो 100π/6 हो जाएगा, ठीक है। 100π/6 अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 52.4% आ जाएगा। इतना स्पेस ऑक्यूपाई है। तो अगर अपन से पूछ ले वैकेंट स्पेस कितना है तो अपन बोलेंगे 47.6%। पहले चेक कर लेना पूछ क्या रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में सिंपल क्यूबिक के बाद में अपन बात करें बीसीसी यूनिट सेल के लिए। तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो Z इफेक्टिव जो है वो है 2 × 4/3πr³, A³। अच्छा, बीसीसी यूनिट सेल के लिए √3a/2 जो होता है वो 2r के बराबर होता है।
तो 4r, 4 का क्यूब होता है 64r क्यूब अपॉन 3√3, ये बनेगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, √3 अपॉन 8। परसेंटेज में चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज, √3 pi/8 इंटू 100, इसे आप सोल्व करेंगे तो 68% आएगा। कितना आएगा, 68%। इसका मतलब वैकेंट स्पेस कितनी होगी बीसीसी के अंदर, 32% अप्रोक्सीमेट, है ना। थर्ड नंबर बात करें एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी यूनिट सेल में, तो एफसीसी यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 4/3 πr क्यूब। अच्छा, एफसीसी में a/√2 जो होता है वो 2r के बराबर होता है, तो a का क्यूब करोगे तो 16√2r क्यूब हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो देखो 16 से 16 कैंसिल, π/3√2 आ जाएगा। परसेंटेज में बात करोगे तो π/3√2 इंटू 100 आएगा। इसे अगर आप सोल्व करते हो तो 74% आता है। इसका मतलब वैकेंट स्पेस जो बनेगा वो 26% बनेगा। वैकेंट स्पेस कितना बन जाना चाहिए, 26% बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम की। नेक्स्ट हेडिंग है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम, इसको बोलेंगे अपन कैपिटल डी। नियरेस्ट डिस्टेंस तो मैंने कहा वही होती है जब दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसका मतलब 2r को अपन ने नाम दिया क्या, d। नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, 2r, और इस 2r को अपन नाम क्या दे रहे हैं, d दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात अपन को मालूम है कि सिंपल क्यूबिक में 2r की वैल्यू किसके लिए होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में d जो होगा वो किसके बराबर होगा, a के। बीसीसी यूनिट सेल के लिए मैं बात करूं तो 2r जो होगा वो √3a/2 होगा, और एफसीसी यूनिट सेल के लिए अगर अपन बात करें तो कैपिटल डी जो होगा वो √2a/2 मींस a/√2 हो जाएगा। अगर आपको नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम पूछ ले तो ऐसे कैलकुलेट करनी। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल के कैसे टैकल करें, क्या है, दो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू यूनिट सेल का मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यही होगा। तो डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, देखो मास ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा, जेड इफेक्टिव इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये एन ए से डिवाइड क्यों, क्या, सुनना आराम से, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया है ना, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आया कैसे, देखो ये नंबर ऑफ एटम तो वो तो ठीक है, लेकिन अपन मोल में पढ़ चुके हैं, जैसे अगर 12 ग्राम होता है तो वो 1 मोल का मास है। मेरे को एक एटम का मास चाहिए, मास ऑफ 1 एटम, तो वो कितना होगा, 12/Na तो होगा, है ना। तो m/Na जो होता है वो 1 एटम का मास है, मल्टीप्लाई बाई जेड करो तो ये 4 एटम का जेड एटम का मास आ जाएगा, डिवाइड बाई ए क्यू, ये आ जाएगा डेंसिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल के ऊपर, ठीक है। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम का लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते किसको है,
किसी भी पर्टिकुलर एटम का नियरेस्ट नेबरिंग जो एटम होता है, किसी भी पर्टिकुलर एटम को टच करने वाले एटम जो होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स of a particular atom is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी पर्टिकुलर एटम का जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम है या फिर टचिंग एटम बोल दो, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। केस फर्स्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अपन से ये पूछा जा रहा है। तो मैं एक बात बताऊंगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है वो नियरेस्ट नेबरिंग एटम कौन सी डिस्टेंस पे होते हैं, ए डिस्टेंस पे, है ना। नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है बताओ, ए। अब बताओ ए डिस्टेंस पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 6, मैंने लिखवाया था ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे एट डिस्टेंस ए इज इक्वल टू 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका कितना होगा, 6 होगा। ये सिंपल सा हो गया, इसलिए वो बोला था याद रखना है। बात करें बीसीसी यूनिट सेल की, मैं भी प्रूव भी करके बताऊंगा। बीसीसी यूनिट सेल, तो बीसीसी यूनिट सेल में अभी नियरेस्ट डिस्टेंस अपन ने देखी थी, वो कितनी होती है, √3a/2। तो √3a/2 पे पार्टिकल कितने होते हैं, 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। थर्ड नंबर, एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है बोलिए, नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो होती है a/√2 या √2a/2 होती है। तो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 12। मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा या नहीं आएगा, देखना। ये आपने एक क्यूबिक सिस्टम लिया, ये इस टाइप से, ये मैं एक क्यूबिक सिस्टम और ले रहा हूं, इसको आगे बढ़ाते हुए। ये कॉर्नर के पार्टिकल है, ये फेस सेंटर का पार्टिकल है, ये फेस सेंटर का, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। ये लो, मैं इस वाले पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट के लिए। यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है, तो अपन बोलेंगे a/√2। कितनी डिस्टेंस है, a/√2 पे। तो ये चारों कॉर्नर a/√2 पे होंगे, बोलो। तो ये चारों ही टच करेंगे फिर तो। हाँ, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस देखते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे जाने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले a/2 यहां पे पहुंचेंगे, फिर a/2 ऐसे पहुंचेंगे, और फिर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ये कैलकुलेट कर लो, a/2 और a/2, तो यहां से a/√2 आएगा। तो फिर तो ये भी होगा, फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा। मतलब अगर ये वाला फेस सेंटर लेता हूं ना, तो ये a/√2 पे, ये a/√2 पे, ये a/√2 पे, ये a/√2 पे, सामने वाला a डिस्टेंस पे, तो वो नहीं काउंट करना है। 4 और 4 8, ये भी तो a/√2 पे, ये भी तो a/√2 पे, ये भी तो a/√2 पे, ये भी a/√2 पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बताओ, 12 ही तो आया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 12 ही तो आया। ये था अपना बिल्कुल बेसिक एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। अब चलो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं अपन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। देखो देखिए, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करवा देता हूं सारे पहले, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, अगर आपको बोला x कॉर्नर पे है और y जो है वो बॉडी सेंटर पे है, तो फॉर्मूला बताओ। क्यूबिक सिस्टम ही चल रहा है ना,
तो अपन को बोला x कॉर्नर पे, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऑफ x 8 कॉर्नर होते हैं डिवाइड बाई 8 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ y बॉडी सेंटर पे एक ही है डिवाइड बाई 1 1। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज XY। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज XY। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, x कॉर्नर पे है और y जो है वो फेस सेंटर पे। अब पूछा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। अब पूछा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, तो सुने बात को। z ऑफ द x जो होगा, z ऑफ द x 8 डिवाइड बाई 8 1 ही होगा। z ऑफ द y फेस सेंटर 6 होते हैं डिवाइड बाई 2 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा XY3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा XY3। सिमिलर वे में अगर आपसे पूछे x कॉर्नर पे है और y एज सेंटर पे है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। ये लो, तो अपन क्या करेंगे, z ऑफ दी x 1 होगा, z ऑफ दी y 12 एज सेंटर होते हैं डिवाइड बाई 4 3। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज XY3। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। अगर आपसे बोला कि x जो है वो कॉर्नर पे है, y जो है वो अल्टरनेट फेस सेंटर पे, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आपसे पूछा है बताओ फॉर्मूला क्या होगा। अल्टरनेट फेस सेंटर पे दे रखा है और फिर पूछा है कि आपसे फॉर्मूला क्या होगा। दो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब कुछ लोग यहां पे फॉर्मूला बोल रहे होंगे x2y3, गलत है। दो सुनना उसका रीजन। ये कोई ऐसा थोड़ी नहीं, लाइन थोड़ी नहीं। अगर ऐसे लाइन हो, 6 फेस होते हैं तो ऐसे लाइन सर है, एक पे होगा फिर अगले पे नहीं होगा, फिर वापस अगले पे होगा फिर नहीं होगा, ऐसे तो नहीं है ना। अल्टरनेट का मतलब होता है कि जस्ट पास वाले पे नहीं हो। अब ये सुनना बात को। ये अगर अपन माने क्यूबिक सिस्टम, ये फेस है, ये फेस है, इस फेस से कनेक्टेड ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, सामने वाली भी फेस है, कनेक्टेड फेस। सुनना बात को ढंग से, क्या बोल रहा हूं। ये अगर पीछे फेस है तो इससे कनेक्टेड फेस कौन कौन सी होगी। ये वाली इससे कनेक्टेड है क्योंकि इसकी एज से पास होगी, ये वाली भी इसकी एज से पास होगी, ऊपर वाली भी इसकी एज से पास होती, इधर वाली भी। तो इन चारों पे नहीं हो सकते। फिर अल्टरनेट का मतलब सीधा सामने। तो इसका मतलब कितने फेस सेंटर हुए, 2। कितने फेस सेंटर हुए, 2। यहां पे तो यहां पे अपोजिट होंगे सीधे। तो z ऑफ दी x की बात करूं तो वो तो है 1, z ऑफ दी y का मतलब 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो होगा वो क्या हो जाएगा XY। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा XY होगा। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि x कॉर्नर पे है, y जो है वो अल्टरनेट एज सेंटर पे। इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला पूछा है वापस अपन से क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। अब वापस वही तरीका है। अगर आपने इस वाले एज सेंटर पे रखा तो इससे पास होने वाली ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे, फिर यहां पे और यहां पे, 4 ही एज सेंटर पे आएंगे। मतलब जिस कॉर्नर है, ये जो 2 कॉर्नर है, इससे जितनी भी एज पास होती है उस पे नहीं होना चाहिए। तो z ऑफ दी x 1, z ऑफ दी y 4 एज सेंटर बने डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला ऑफ दी कंपाउंड कितना बनेगा XY बन जाएगा। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज XY। ये तो हो गए सिंपल से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, x कॉर्नर पे, y फेस सेंटर पे। अब कुछ हटाने वाले क्वेश्चन करते हैं। इफ वन कॉर्नर एटम इज रिमूव्ड, अगर एक कॉर्नर एटम को रिमूव कर दिया जाए, एक कॉर्नर एटम को रिमूव कर दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा। इफ वन कॉर्नर एटम इज रिमूव,
मैं चलो पार्ट वाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये तो, ठीक है। ये लो, वन कॉर्नर एटम इज रिमूव। अगर आपने एक कॉर्नर एटम को रिमूव किया तो कॉर्नर के एटम कितने हो गए पीछे 7, और z ऑफ दी y ये तो 3 फिक्स है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा x7/8 y3, तो x7/24 x7/24 बन जाएगा। सही बात, सही है। सेकेंड नंबर, अगर मेरे से ऐसा पूछ रहा है, अगर मेरे को ऐसा बोल दे if atoms along the one phase center, if atoms along one phase is removed, एक फेस के अलोंग जितने भी एटम आ रहे हैं उनको रिमूव कर दिया आपने, तो एक फेस के अलोंग जब एटम आते हैं तो ये फेस है तो 4 तो कॉर्नर आते हैं और एक फेस सेंटर आता है, 4 कॉर्नर हट गए तो इसका मतलब 4 कॉर्नर रिमूव होंगे प्लस एक फेस सेंटर ये रिमूव होता है। तो z ऑफ द x 4 बज के 4 डिवाइड बाई 8 मीन्स 1/2, और z ऑफ दी y 5 बचे हुए 5/2, ये हो जाएगा सिंपल सा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, फॉर्मूला हो जाएगा x 1/2 y 5/2 इज इक्वल टू x y 5। ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है इफ एटम्स along one face diagonal is removed, एक फेस डायगोनल के अलोंग जितने भी एटम है उनको रिमूव कर दिया जाए। तो देखो क्या करना है, फेस डायगोनल के अलोंग जो होगा वो एक तो फेस सेंटर जाएगा और 2 कॉर्नर जाएंगे, तो 2 कॉर्नर प्लस 1 फेस सेंटर रिमूव। तो फॉर्मूला सीधा लिख दू x 6/8 y 5/2, ये 3/4 हो जाएगा, तो x3 y 10। अगर ऐसा बोल दे फोर्थ वाले पार्ट में कि इफ एटम्स along one body diagonal is removed, ऐसा बोल दे, ऐसा हुआ तो देखना बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग अगर बात करेंगे तो 2 कॉर्नर ही होंगे, तो 2 कॉर्नर होंगे तो 2 कॉर्नर एटम रिमूव हो गया। सही बोल रहा हूं क्या, 2 कॉर्नर एटम जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे बस, फेस सेंटर तो कोई गया ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x 6/8 y 3, यही बात है 3/4 हो जाएगा, तो x y 4। आगे देखो, और देखो आगे, एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं अभी, जिसमें मैं 4-5 क्वेश्चन और दे रहा हूं एक साथ ही। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, इसमें अपन बहुत सारे केस करेंगे। आपको बोला ए कॉर्नर पे, बी बोला फेस सेंटर पे, सी बोला बॉडी सेंटर पे, डी बोला एज सेंटर पे। ठीक है, अलग अलग चीजें पूछी। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। सेकंड, एटम्स अलोंग वन फेस इज रिमूव्ड, एटम्स along 1 C2 C3 and C4 is removed, is or are removed. Atoms along one body diagonal is removed. Next,
atoms along one rectangle plane and one C4 is removed. ये दे रखा आपको, ठीक है, ये दे रखा है atoms along one rectangle plane and one C4 is removed. फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा अगर ये चार चीजें दे रखी है? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एटम्स अलोंग वन फेस इज रिमूव्ड, एटम्स अलोंग वन C2 C3 C4 इज रिमूव्ड, एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड एंड एटम अलोंग वन रेक्टेंगल प्लेन एंड वन C4 इज रिमूव्ड. ये बात है, आपसे ये पूछा जा रहा है. दो सिंपल सी बात, मैं एक टेबल बना के ही करवा देता हूं इस क्वेश्चन को. फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड की बात हुई तो सबसे पहले ए कॉर्नर पे है तो ए 8/8, बी फेस सेंटर पे तो बी 6/2, सी बॉडी सेंटर पे तो 1, डी ए सेंटर पे तो 12/4. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी 3 सी डी 3. पहले का तो ये आंसर हो गया, पहले का ये आंसर हो गया. अब बात करते हैं एटम्स अलोंग वन फेस इज रिमूव्ड. कौन कौन से एटम रिमूव होंगे पहले तो वो देखते जाते हैं अपन. रिमूव्ड एटम लिख देता हूं मैं यहां से, ये रिमूव्ड एटम है, ठीक है, ये टेबल बना रहा हूं मैं. रिमूव्ड एटम कौन कौन से होंगे? सबसे पहले अगर एटम रिमूव हो जाए उसके बाद ए के कितने एटम बचेंगे? ए के कितने एटम बचेंगे? फिर बी के कितने एटम बचेंगे? और फिर सी के कितने एटम बचेंगे? फिर डी के कितने एटम बचेंगे? और लास्ट में जाके फॉर्मूला क्या होगा उसकी अपन बात कर लेते हैं. लो, ये लो, ठीक है. चलिए भैया, ठीक है, चलो रिमूव्ड एटम देख लेते हैं. एटम अलोंग वन फेस इज रिमूव्ड. पहले एक काम करो, ये बना लो. अब अपन देखते जाएंगे कि क्या होने वाला है. ये एक फेस है तो एक फेस के अलोंग जब जाएंगे तो चार तो कॉर्नर जाएंगे, चार जो है वो एज सेंटर जाएंगे और एक जाएगा फेस सेंटर, मतलब एक भी जाएगा. बस ये कंडीशन बनी अपने लिए. ऐसा अगर है तो उस कंडीशन में देखिए ए के 4 एटम चले गए तो रिमेनिंग 4 रह गया, तो जेड ऑफ द ए 1/2 आ गया. बी के एक मिनट, बी के एटम कितने होंगे वो देखो. बी एक हट गया तो पीछे बच गया 5, तो z इज इक्वल टू 5/2. अच्छा, सी वन फेस तो सी बचा हुआ ही रहेगा 1. डी 4 हट गया तो पीछे बच गया 8, तो z ऑफ द डी जो होगा ना 8 का मतलब हो गया 2. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a 1/2, b 5/2, c और d 2. तो इसका मतलब a b 10 c d 4 हो जाएगा. ठीक है. सेकंड, एटम्स अलोंग 1c2 1c3 एंड 1c4 रिमूव हुआ. देखो अगर जब ये चीज होती है ना 1c2 c3 c4 तो एक बात कंफर्म है, बॉडी सेंटर तो जाएगा ही जाएगा, तो 1c तो जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है ना, ये तो जाएगा ही जाएगा. आगे देखो, अगर 1c जाएगा ना तो अब आगे बात करते हैं c2 c3 और c4 की. c2 c3 और c4 की. c2 क्या होती है? अपोजिट फेस सेंटर, अपोजिट एज सेंटर. तो दो एज सेंटर गए, दो एज सेंटर गए तो मतलब 2d गया. C3 बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग है तो 2 कॉर्नर भी गए, तो पीछे बच गए 2 कॉर्नर गए. और C4 अपोजिट फेस सेंटर, तो 2 फेस सेंटर भी गए. ये लो, अगर ऐसा हुआ तो Z के एटम हो गए 6 और Z ऑफ दी A 6/8, इसका मतलब 3/4. B के 2 गए तो पीछे बच गए 4, तो Z ऑफ दी B इज इक्वल टू 2. C पूरा हट गया तो 0. Z ऑफ दी D जो आएगा वो कितने हो गए? 2 चले गए, पीछे बच गए 10, 10/4 मतलब 5/2. ये बात हो गई. तो A 3/4
B2 D5/2, तो ये हो जाएगा A3 B4 D10, A3 B4 D10। आ रही बात समझ में? यही होगा। एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल, वन बॉडी डायगोनल में दो कॉर्नर जाएंगे, दो कॉर्नर जाएंगे, एक बॉडी डायगोनल जाएगा बस। तो दो कॉर्नर गए तो पीछे बच गए 6A 3/4, B बचा हुआ ही है 6 का 6, C घट गया, D बचे हुई है 4, A 3/4 B3 और D जो है वो है 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा A3 B12 D16, ऐसा ही बनेगा क्या A3 B12 D16, ठीक है। नेक्स्ट, एटम्स अलोंग वन रेक्टेंगल प्लेन एंड वन C4 इज रिमूव्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक वन रेक्टेंगल प्लेन, देखो रेक्टेंगल प्लेन ये वाला होता है, और C4 जो होता है वो हो सकता है इसी, या तो इसी में हो या फिर अपोजिट हो। ये रेक्टेंगल प्लेन है, या तो C4 भी इसी में हो या फिर ऐसे परपेंडिकुलर हो। तो दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। इस E वाले पार्ट के दो केस बनेंगे। अगर देखना सेम ही प्लेन में हुए, सेम प्लेन में हुआ तो एक रेक्टेंगल प्लेन जब जाता है तो चार फेस सेंटर को लेके जाता है, तो चार फेस सेंटर को लेके जाएगा। ए के बारे में कुछ भी नहीं होगा, ए नहीं हटेगा, चार फेस सेंटर हट गए, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4, चार ए सेंटर हट गए और एक बॉडी डायगोनल तो हटेगा ही हटेगा। तो ये Z ऑफ दी A1 रहेगा ही रहेगा, B 2 रहेंगे तो Z ऑफ दी B इज इक्वल टू 1, C 0 है, ये सॉरी D है, ये 4D है, तो 4D हटेंगे तो पीछे बच गए 8, तो 8 का मतलब 2, तो फॉर्मूला हो गया ABD2, ABD2। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो तो चार तो इसी से हट जाएंगे फेस सेंटर, दो ऐसे हट जाएंगे तो 6 के 6 फेस सेंटर हट जाएंगे, तो 4B तो हटेंगे ही हटेंगे, सॉरी 4 क्या 6, एक C हटेगा, 4D हट जाएंगे, तो A रह जाएगा 1 0 0, D रह गए 2, तो AB2 क्या बन गया AB2, ये आ जाएगा। ये अपन ने एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में डेंसिटी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।